हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। चैप्टर नंबर 9 बात करता है पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन को लेके। चैप्टर 9 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें पेनल्टीज, कंपनसेशन और एडजुडिकेशन के बारे में बताया गया। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पहली बात तो पेनल्टीज दिया हुआ है, फिर कंपनसेशन दिया हुआ है और एडजुडिकेशन दिया हुआ है। तो जो चैप्टर का जो हेडिंग है, ये चैप्टराइजेशन के हेडिंग को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से चैप्टर जो है वो पेनल्टीज, कंपनसेशन या एडजुडिकेशन से डील करता है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 43 में। सेक्शन नंबर 43 में बता दिए पेनल्टी और कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। पेनल्टी दी गई है और कंपनसेशन दिया गया है अगर कोई पर्सन डैमेज करता है किसी कंप्यूटर को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को। तब अगर कोई पर्सन बिना किसी परमिशन के, ओनर के बिना किसी परमिशन के, या फिर कोई अदर पर्सन जिसके पास चार्ज है उस कंप्यूटर का या कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में विदाउट एनी परमिशन, ओनर के बिना परमिशन के या फिर वो कंप्यूटर जिसके पास है उसके बिना परमिशन के एक्सेस करता है, सिक्योर करता है एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर रिसोर्स को। और ये तो इतना ही नहीं, और भी क्या क्या करता है, डाउनलोड करता है, कॉपीज करता है या फिर एक्सट्रैक्ट करता है कोई ऐसा डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से। मतलब एक्सेस भी कर रहा है या फिर डाउनलोड करता है, कॉपी करता है, एक्सट्रैक्ट करता है कोई डाटा को, इंट्रोड्यूस करता है या फिर कॉजेज टू इंट्रोड्यूस एनी कंटेमिनेंट या फिर कंप्यूटर वायरस को। मतलब कोई आपके में वायरस भी भेज रहा है तो वो भी एक पेनल ऑफेंस है। मतलब इसमें अभी हम देखेंगे कि अगर कोई सेक्शन नंबर 43 का अगर कोई ऑफेंस कर रहा है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना होगा। तो अगर कोई आपके में कंटामिनेंट या फिर वायरस भेजता है तो, या फिर कोई डैमेज या फिर कॉज टू डैमेज यानी कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, या डिसरप्ट या कॉज डिसरप्शन कर रहा है, या डिनाइल या फिर कॉजेज टू डिनाइल एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर। मतलब आपको कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोक दे रहा है। और कोई प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंट टू एनी पर्सन फैसिलिटेट द एक्सेस, मतलब खुद तो नहीं कर रहा है लेकिन किसी को असिस्ट कर रहा है एक्सेस करने में उस कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर सिस्टम को या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को, या फिर चार्जेस द सर्विस अवेल्ड of by any person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer। मतलब उस सर्विस जो कंप्यूटर में ली जा रही है या फिर वो कंप्यूटर सिस्टम में ली जा रही है, उस कंप्यूटर सिस्टम में ली जाने वाली सर्विसेज को टेम्पर करता है या मैनिपुलेट करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है या अल्टर कर रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को, या फिर स्टील, कॉन्सिल, डिस्ट्रॉय और अल्टर है और कॉजेस एनी पर्सन टू स्टील, कॉन्सिल और डिस्ट्रॉय। मतलब खुद चुरा रहा है या एजिस्ट कर रहा है चुराने में कोई भी ऐसा डाटा, तब उस व्यक्ति को क्या करना होगा, डैमेजेस देने होंगे बाय वे ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे जो पिनलाइजेशन बताया गया है, पिनलाइजेशन जो हुआ है, अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है, डाटा चुराना, कंप्यूटर से कंप्यूटर में अल्टर करना, वायरस भेजना, तो उस व्यक्ति को क्या देना होगा, कंपनसेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कंपनसेशन दिया जाता है। अब इसमें बता दिया गया कंप्यूटर कंटेमिनेंट क्या होता है। तो कंप्यूटर कंटामिनेंट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन नंबर 43 में। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 43 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये ही बोल रहा है कंप्यूटर कंटामिनेंट के बारे में कि कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कि डिज़ाइन किया गया है किसी भी मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय या रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डाटा या प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन द कंप्यूटर, मतलब जो प्रोग्राम है किसी भी कंप्यूटर के अंदर में या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, उसको मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या रिकॉर्ड या ट्रांसमिट करने के लिए उस डाटा को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना, ऐसी कोडिंग करना, तो वो कंप्यूटर कंटामिनेट के अंदर में आता है। या बाय मीन्स ऑफ उसर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क।
इसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर डाटाबेस का डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर डाटाबेस का डेफिनेशन क्या बोलता है? कंप्यूटर डाटाबेस का डेफिनेशन ये बोलता है मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो that are being prepared or have been prepared in a formalized manner or have been produced by computer, computer system और computer network। कंप्यूटर डाटाबेस जैसा कि हम वर्ड से ही समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ रखी हुई है, कैसी भी हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो, पीडीएफ में हो, इमेज में हो, वीडियो में हो, जैसा भी हो, वो सब आपका कंप्यूटर का डाटाबेस है। और इस डाटाबेस को अगर कोई डिस्ट्रॉय अल्टर करता है तो उसको कंपनसेशन देना होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस और इसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन में पूछ देगा कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है, सेक्शन 43 में दिया हुआ है, सेक्शन 43 के एक्सप्लेनेशन 1 या एक्सप्लेनेशन 2 या 3 ऐसा पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट नंबर 3 में कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन दिया हुआ है। और साथ ही साथ कंप्यूटर वायरस का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि कोई ऐसा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या ऐसा इंफॉर्मेशन या डाटा या प्रोग्राम जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है कंप्यूटर सोर्स को, परफॉर्मेंस को, या उस कंप्यूटर रिसोर्स से जुड़े हुए प्रोग्रामों को अगर वो कोई डाटा डैमेज कर रहा है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहलाएगा कंप्यूटर वायरस। इसमें मालवेयर और फर्मवेयर और कहीं कहीं पेलोड, ये सारे चीज़ें कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत में आती हैं। अगर कोई पेलोड आपके कंप्यूटर में भेज रहा है, पेलोड में अगर आप डाउनलोड कर रहे हो और उसमें कोई वायरस आ जाता है तो भी वो कंप्यूटर वायरस के नाम पे माना जाएगा, मतलब जो पेलोड होगा वो भी कंप्यूटर वायरस होगा। अब पेलोड क्या होता है वो डिटेल में आपको कोई आईटी वाला ही बता सकता है, मैं बताने जाऊँगा तो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। तो ये जो कंप्यूटर कोडिंग करते हैं उनको ये मालूम होगा कि पेलोड कैसे बनता है और कैसे पेलोड बनाया जाता है। तो हर कोई आज के डेट में पेलोड से ही वायरस इम्प्लीमेंट कर रहा है, या तो फर्मवेयर से करते हैं तो मालवेयर से करते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्लॉज 4 में डैमेज। डैमेज में बता दिया कि कोई भी अल्टरेशन, डिलीशन या फिर ऐड या मॉडिफाई करना कंप्यूटर रिसोर्स में बाय किसी भी मीन्स से, तो वो कंप्यूटर में डैमेज के बारे में डेफिनेशन बता दिया कि क्या होगा डैमेज। अगर अल्टरेशन या डिस्ट्रॉय होता है तो वो डैमेज कहलाएगा। 5 में बता दिया गया है कंप्यूटर सोर्स कोड, मतलब जो प्रोग्राम जैसे कि जो कंप्यूटर को कमांड किया गया, डिज़ाइन किया गया, लेआउट दिया गया है, कंप्यूटर एनालिसिस और कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म, मतलब जो भी प्रोग्राम जैसे कि कंप्यूटर सोर्स कोड में आ जाता है कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डला हुआ है तो वो एक प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम में अगर कोई अल्ट्रेशन कर रहा है तो उसके सोर्स कोड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आपके में उबंटू डला हुआ है, आपके में काली लिनक्स डला हुआ है, आपके में पैरेट ओएस डला हुआ है, तो ये सारे कंप्यूटर सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड में कोई छेड़छाड़ करता है तो भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 43A। सेक्शन नंबर 43A में बता दिया गया कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। अगर कोई डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब जैसे कि समझ लीजिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ये यूट्यूब की जिम्मेदारी होगी कि वो मेरे डाटा को प्रोटेक्ट करके रखे। और जो भी कोई चीज़ जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जो कुछ भी आप मैसेज भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो एक कंप्यूटर में वो एक सर्वर में डाटा है, वो आपका डाटा है। उसको सिक्योर करने का काम किसका है? फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, या मेटा बोल लीजिए, तो उनका काम होता है प्रोटेक्ट करने का काम। अब यह आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसलिए हो गया है क्योंकि आज हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और डाटा प्रोटेक्शन बिल के आने के बाद जो डाटा का प्रोटेक्शन है वो एक मैंडेटरी बन जाएगा। और डाटा प्रोटेक्शन जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई चीज़ एक डाटा है। अब उस डाटा को प्रोटेक्ट करना उस कंपनी का काम होता है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि कोई कंपनी का डाटा लीक हो गया, तो लीक होना मतलब उस कंपनी का फॉल्ट है। तो जहाँ कहीं भी कभी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो पजेस कर रही है, डील कर रही है, हैंडलिंग कर रही है कोई सेंसिटिव पर्सनल डाटा से या इंफॉर्मेशन से इन अ कंप्यूटर रिसोर्स,
which owns, controls or operates is negligent in implementing and maintaining the reasonable security practices and procedures, thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation। इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है ये आपको आईपीसी में बताया गया है, रॉन्गफुल गेन भी आईपीसी में बताया गया। वही रॉन्गफुल लॉस और वही रॉन्गफुल गेन अगर किसी पर्सन को होता है, और वो कैसा डाटा को है, जो कि पर्सनल डाटा है और सेंसिटिव पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्सन की, आप उसको डील कर रहे हो और उसको हैंडल कर रहे हो, लेकिन आप उसमें सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर का पालन नहीं कर पा रहे हो उसको, मतलब आपकी वजह से ही वो डाटा लीक हुआ है, आपके लिए नेग्लिजेंट से हुआ है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना होगा, कंपनसेशन देना होगा। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो मेटा की जो कंपनीज है, इनको डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत रखा जा रहा है। और डाटा प्रोटेक्शन बिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाटा का प्रोटेक्शन आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे आप कुछ भी खरीदते हैं या फिर कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं या इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं, तो वो डाटा तुरंत सेल आउट हो रहा है किसको, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज को। तो अमेज़ॉन आपको उस हिसाब से ऐड दिखा रहा है। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसमें बता दिया गया जो बॉडी कॉर्पोरेट के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंतर्गत कोई कंपनी इंक्लूड्स फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंगेज इन कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अब रेगुलर सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स क्या होगा, तो जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर डिज़ाइन की जा रही हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस, डैमेज और यूज़ और मॉडिफिकेशन को रोकती हैं और जो कि प्रिस्क्राइब की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपको सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स को पालन करना होगा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन वो होता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल बॉडीज़ और एसोसिएशन मिलके बनाएंगे, वो कहलाएगा सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 44 में। सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और रिटर्न एटसेट्रा। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने में या रिटर्न को फर्निश करने में फेल कर जाता है, तब उसकी पेनल्टी क्या होगी। इफ़ एनी पर्सन जिससे रिक्वायर किया जा रहा है किसी एक्ट या रेगुलेशन के रूल के अंतर्गत कि वो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, रिटर्न या रिपोर्ट पेश करे, किसको, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और वो ऐसा करने में क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तब उसको पेनल्टी लगाई जाएगी 1,50,000 रुपीज़ फॉर ईच सच फेलियर। मतलब अगर कोई भी पर्सन फेल होता है डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट या रिटर्न को देने से, किसको, कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो उसको 1.5 लाख मतलब 1,50,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। क्लॉज बी में ये बता दिया गया है कि अगर कोई पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन, बुक या डॉक्यूमेंट को पेश करना था, कोई टाइम स्पेसिफाइड किया गया था, उस टाइम पे अगर वो पेश नहीं करवा पाता है, फेल हो जाता है उस टाइम में फर्निश करने से, तब उसको पेनल्टी कितनी की लगाई जाएगी, 50,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज़। मतलब एक दिन का 50,000 रुपये लगाया जाएगा जब तक वो फेलियर कंटिन्यू रहता है। उसके बाद कोई व्यक्ति को मेंटेन करने बोला गया था अकाउंट, बुक या रिकॉर्ड्स को, और उसको उसमें वो फेल हो जाता है उसको करने से, तब उसकी जो पेनल्टी है वो है 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूज़। तो यहाँ पे 3 पेनल्टीज़ दी गई हैं। इन तीनों पेनल्टीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला तो 1,50,000 वाली, 1,50,000 किस चीज़ के लिए है, अगर कोई फर्निश नहीं कर रहा है डाटा को। उसके बाद अगर कोई फर्निश पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पा रहा है तो 50,000 पर डे, और अगर किसी को मेंटेन करने बोला गया था और मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो 10,000 रुपये पर डे। तो ये तीनों ही पेनल्टीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत। अब इसके बाद बता दिया गया रेसिड्यूरी पेनल्टी, मतलब ऐसी पेनल्टी जो इस सेक्शंस में नहीं आ रही हैं, इस सेक्शन से अदर पेनल्टीज, मतलब जो इसमें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, और जो कोई भी कॉन्ट्रावीन करता है किसी रूल, रेगुलेशन या फिर रूल्स या रेगुलेशन को इस एक्ट के अंतर्गत, और उस कॉन्ट्रावेंशन की कोई पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइडेड नहीं है, तब उस व्यक्ति को कितना
पेनल्टी देना होगा, पे बाय कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन और पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000। मतलब उस व्यक्ति को 25,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45 रेसिडरी पेनल्टी। इसमें अगर कोई पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है इस एक्ट में तो उसमें आपको 25,000 रुपये देना होगा जो पर्सन को आप अफेक्ट किए हो। उसके बाद आ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 46 में, पावर टू एडजुडिकेट। एडजुडिकेशन में जब बात आ रही है 46 के अंतर्गत, तो एडजुडिकेट मतलब कौन अब इसको एडजुडिकेट करेगा। ये जो पेनल्टीज हमने देखी इसका एडजुडिकेशन कौन करेगा, तो इसको एडजुडिकेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंट करेगी एक ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक जो डायरेक्टर के रैंक का होगा उसको एक अपॉइंट किया जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाएगा एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और यही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो इन सारी पेनल्टीज़ को एडजुडिकेट करेगा। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जुरिडिक्शन कितना होगा, तो वो कितने तक डिसाइड कर सकता है, क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। मतलब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जुरिडिक्शन होगा। इसके बाद आते हैं हम क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में क्या बोला है, क्लॉज 2 में ये बोला है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा उसको पहले सुनना होगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिसको वो पेनल्टी दे रहा है उसकी पहली बात सुनी जाएगी, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे में बता दिया गया है जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस पहले देखा जाएगा, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था सेक्शन नंबर 46। अब हम चल रहे हैं सीधे सेक्शन नंबर 47 पे। सेक्शन नंबर 47 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 47 में कुछ नहीं बोला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फैक्टर्स टू बी टेकन इन द अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन कौन से फैक्टर्स को देखेगा उसके बाद पेनलाइज करेगा किसी पर्सन को। तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो फॉलोइंग फैक्टर्स को देखेगा। पहला, अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज वेयर क्वान्टिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट। मतलब जो भी अनफेयर एडवांटेज या फिर गेन किसी व्यक्ति को हुआ है वो देखेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एनी पर्सन, जो लॉस हुआ है सामने वाले पर्सन को वो देखेगा। रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, मतलब किस तरह का डिफ़ॉल्ट हुआ था, क्या रिपीटेटिव नेचर का था या नहीं था। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए सामने वाला जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो एडजस्ट करेगा और उस हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा उस पर्सन को जो पर्सन अफेक्टेड है। तो ये था सेक्शन नंबर 47। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।